किसान भाइयों नमस्कार। गणतंत्र दिवस की आप सभी किसान भाइयों को हार्दिक बधाई। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की तरफ से आप सभी किसान बंधुओं को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम एक नए विषय के साथ हाजिर हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पोषक तत्व हैं, सामान्य तौर पर हमारा जो फोकस होता है वो होता है जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पे। लेकिन हमको ये भी जानने की आवश्यकता है कि हमारे गन्ने के पौधे को कुल लगभग 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, कई ऐसे तत्व हैं जो गौण पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। उन्हीं के विषय में हम आज चर्चा करेंगे कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व, इनकी कमी के क्या क्या लक्षण हमारे गन्ने में दिखाई पड़ते हैं। अगर इनकी कमी होती है, हालांकि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनकी मात्रा कम मात्रा, जैसा कि इसका नाम है सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार इनकी कमी से हमारी जो गन्ने की उपज है वो प्रभावित होती है। और कई बार ऐसा होता है कि इनकी कमी से कई अन्य रोगों को भी बढ़ावा मिलता है, रोग भी इससे बढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनके प्रयोग ना करने से जो कुछ अन्य पोषक तत्व हैं उनका जो इंटेक होता है, उनको जो ग्रहण क्षमता होती है वो भी प्रभावित होती है। तो इस विषय पे हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे कि गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के लक्षण और उनके उपाय। आज जुड़े रहिए, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नितिन पाल जी जुड़ गए हैं, प्रदीप कौरव जी जुड़ गए हैं, अरुण पाल जी जुड़ गए हैं, कई लोग लगभग 35-40 लोग जुड़ गए हैं। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई। आइए हम विषय पर चर्चा करते हैं और आज हम परिचय कराते हैं अपने विशेषज्ञ से। सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर जीएन गुप्ता हैं जो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में साइंटिफिक ऑफिसर के पद पे हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आज का जो विषय है गन्ने में सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के लक्षण और उपाय, हम सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को आप क्लियर कट ये बताएं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व, क्या अंतर है इसमें, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। डॉक्टर साहब। सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पोषक तत्व होते हैं इनका वर्गीकरण किया गया है वो है मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ की खेती करते हैं तो अमूमन उसमें इन सभी तत्वों की प्रमुख आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम गन्ने की खेती की बात करते हैं तो उसमें लगभग 16 तत्वों की आवश्यकता होती है जी। 16 तत्वों में जैसे अगर हम बात करें लगभग 3 तत्व ऐसे होते हैं जो कि हमें प्राकृतिक सोर्स से मिल जाते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब इनको अगर हम छोड़ के बाकी तो तत्व की बात करते हैं तो जो मुख्य पोषक तत्व हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ आपको रोकना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो नेचुरल रूप से हमें मिलते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे खेत के फसल अवशेष हैं, जो उनको जलाने के लिए मना किया जाता है, जलाने से के लिए रोका जाता है, तो कहीं न कहीं जब हम जलाते हैं तो हमारे मृदा से कार्बन जलता है, कार्बन का नुकसान होता है और वायुमंडल से में भी कार्बन का नुकसान होता है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको ये चीज़ बतानी थी कि अगर हम हमारे जो नेचुरल रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन CHO जो मिलता है, उसमें अगर हम बर्निंग करते हैं, फसल अवशेष को जलाते हैं तो कहीं न कहीं हम कार्बन को नुकसान करते हैं।
क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल आप सही कहे हैं। जो कार्बन की मात्रा है, जो हमारे सॉइल में डे बाय डे कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है, इसका यही कारण है कि हम जो फसल के अवशेष होते हैं इनको बर्न करते हैं। इनको बर्न करने से एक तो ये होता है हमारे मृदा में कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, और कुछ तो कार्बन जो होते हैं वो बर्न होकर के एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और जब हमारे पास जो फसल नहीं होती है उस समय हमारे ये कार्बन की मात्रा वायुमंडल में चले जाते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है उस समय हमारे पास सॉइल में मौजूद नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे सॉइल में डे बाय डे कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। इसीलिए ये किसान बंधुओं से हम लोगों का निवेदन होता है कि फसल अवशेष को न जलाएं। उनमें कार्बन के अलावा और भी जो हम आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो न्यूट्रिएंट और कुछ मुख्य तत्व होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, जो कि सड़ने के बाद सॉइल में प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम इन अवशेष के अलावा भी अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग वगैरह करते हैं, इनसे भी हमें इन तत्वों की ज़्यादा मात्रा में सॉइल हमारा रिच हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व जी। तो इन तीन जो तत्व हमने बताए, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके अलावा जो मुख्य पोषक तत्वों में है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अमूमन किसान क्या करता है, ये इन्हीं तीन तत्वों को ही आप जो है खेती से पहले मृदा में रासायनिक के रूप में देते हैं। और बाकी तत्व जैसे हो गए सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये गौण पोषक तत्व होते हैं। इनकी भी आवश्यकता होती है, जिनको अगर हमारे सॉइल में पहले से मौजूद है तो हमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी रासायनिक आ गए हैं, जैसे कि अगर हम एसएसपी की बात करते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें क्या होता है कि पोटास के साथ साथ हमें सल्फर की भी मात्रा 11% मिल जाती है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एसएसपी का आप प्रयोग करें। एसएसपी में फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम दो तत्व और हमें मिल जाते हैं। इसीलिए हम, और ये सिंगल सुपर फास्फेट होता है जो कि आसानी से प्लांट इसको ग्रहण भी करता है, इसलिए हम लोग एसएसपी को ही रिकमेंड करते हैं। अब बात करते हैं तो जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जिनको प्लांट को अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। अब बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, जिनको प्लांट को बहुत ही अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसको ये कहा जाए कि सूक्ष्म मात्रा हमें आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के होते हैं डॉक्टर साहब ये सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं, और विशेष रूप से हम उनकी केवल चर्चा करें जो हमारे गन्ने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? तो गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 7 सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी हमें गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए, उनकी बढ़वार के लिए, चीनी की अधिक चीनी पर्ता के लिए, ईल्ड के लिए, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि बात करते हैं जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, बोरान है, सिलिकॉन है जी। ये तत्व ऐसे हैं जिनका रिसर्च द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि इनका हमारे गन्ने के ऊपर सकारात्मक इनका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे जिंक की बात करते हैं तो इसको हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि एनपीके के साथ साथ आप जिंक भी रासायनिक खाद के रूप में अपने खेतों में डालें, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की सॉइल है इसका टेस्टिंग करने के बाद हमें ये पता चला कि जिंक की हमारे सॉइल में बहुत तायत मात्रा में कमी है, ये डेफिशिएंट है। तो जिंक डेफिशिएंट होने के कारण हम जिंक सल्फेट को रिकमेंड करते हैं कि 10 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं, 10 kg प्रति हेक्टेयर। ये सामान्य तौर पर ये हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की रिकमेंडेशन भी है कि जो हमारे खाद जो हम NPK देते हैं उसके साथ साथ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट अवश्य प्रयोग करें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब किसान भाई NPK का एक साथ प्रयोग करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को मिक्स करके जब डालते हैं तो जिंक सल्फेट उसके साथ मिक्स ना करें, ये इसकी संस्तुतियाँ नहीं हैं। उनको अलग से प्रयोग कर लें या पहले प्रयोग कर लें, उनके साथ मिक्स करके ना प्रयोग करें। अब जो डॉक्टर साहब ये बात हो रही थी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं
मेजर अगर हम बात करें कि जो हमारे आपने नाम लिया सिलिकॉन का, जी, तो सिलिकॉन का ऐसा भी देखा क्या, सिलिकॉन के प्रयोग से गन्ने के उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है या उसकी मोटाई पे प्रभाव पड़ता है? सिलिकॉन की क्या उपयोगिता है गन्ने में अगर हम प्रयोग करें तो? जी, आप सही कहे डॉक्टर साहब। जो सिलिकॉन होता है, इसका हमारे गन्ना शोध परिषद में एक रिसर्च भी हुआ है। एक साइंटिस्ट ने हमारा रिसर्च किया है कि सिलिकॉन का जो मेन रोल है वो गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है, गन्ने के यील्ड को बढ़ाता है। और जो ये है जैसे बीमारी भी पता चला है कि जैसे फफूंदी जनित रोग है या कीटों द्वारा जो हमें कीट का आपतन को ये रोकता है जी। तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए और इससे हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ती है और चीनी परता में वृद्धि होती है। तो इसलिए सिलिकॉन का हमें प्रयोग करना चाहिए। कितनी मात्रा अगर प्रयोग करें तो सिलिकॉन की कितनी मात्रा हमें प्रयोग करनी चाहिए? सिलिकॉन की वैसे तो उत्तर प्रदेश के सॉइल में हम लोगों ने टेस्टिंग किया है, सिलिकॉन की कमी नहीं पाई गई है। लेकिन अगर हम 0.1% अगर आर्थोसिलिसिक एसिड का अगर स्प्रे करते हैं तो हमारे प्लांट पे इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। अच्छा, 0.1% का जी। आर्थोसिलिसिक एसिड का अगर हम प्रयोग करते हैं जी, तो गन्ने पे बेहतर प्रभाव इसके मिले हैं। जी। अच्छा, इसकी कमी के भी कोई लक्षण दिखते हैं गन्ने पे? अगर मान लीजिए अगर सिलिकॉन की कमी होती है तो गन्ने में स्लेटी रंग की धारियां पड़ जाती हैं गन्ने की पत्तियों पे। जी। और ये प्रभाव कब दिखता है? जब जमाव से 45-50 दिन के बाद अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं खेतों में तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा। अमूमन अभी हमारे खेतों में सिलिकॉन की मात्रा नहीं है, प्रचुर मात्रा में मिलता है जी। तो इसकी कमी आपको दिखने को नहीं मिलेगी। लेकिन लिटरेचर के द्वारा ये पता चलता है कि इसमें पत्तियों में स्लेटी रंग की धारियां पड़ जाती हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम देखें एक जनरल सर्वे तो उत्तर प्रदेश की मृदाओं में इसकी कमी नहीं है, सिलिकॉन की कमी नहीं है। नहीं। लेकिन अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इस पे और बेहतर प्रभाव अगर हम ऊपर से अगर एक्स्ट्रा देते हैं 0.1% जैसा कि आपने बताया तो गन्ने की उपज पे बेहतर प्रभाव देखा गया है। इसके अलावा और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी क्या उपयोगिता है? चाहे अगर हम बात करें मैग्नीज की बात करें या मोलिब्डेनम की अगर हम बात करें या और आयरन है, कॉपर है, इनकी क्या गन्ने में उपयोगिता है? इनकी कमी से क्या हमारे उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है? देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं जिंक की तो जैसा हमने बताया जिंक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जी। जिंक जो है एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे एंजाइम की वृद्धि करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल है, एमाइनो एसिड के सिंथेसिस में इसका रोल है और फोटोसिंथेसिस। अल्टीमेटली अगर हमारे एंजाइम और प्रोटीन की मात्रा में अगर ये वृद्धि करता है तो हमारी फोटोसिंथेसिस को भी ये बढ़ाता है। इसलिए हमें जिंक सल्फेट की इसकी आवश्यकता होती है। अगर हम इसकी कमी के बारे में बात करते हैं तो पत्तियों में पत्तियां पुरानी धीरे धीरे पीली पड़ती हैं और जो नई पत्तियां हैं जिसमें कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, हरी और पीली धारी साथ साथ पड़ने लगती है और इसके पत्तियां जो है बाद में धीरे धीरे सूख जाती हैं। अच्छा। जिससे हमें जिंक की कमी का पता चलता है। और इसमें बाद में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं गन्ने की पत्तियों में। हरी धारी और पीली धारी पड़ती है, फिर पत्तियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं और उसमें छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं और छिद्र हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक सल्फेट के प्रयोग से जो पौधे के अंदर दैहिकीय क्रिया होती है, एक तरह से जो दैहिकीय क्रियाएं होती हैं उसमें एक ये उत्प्रेरक का काम करता है। जिंक सल्फेट अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो दैहिकीय क्रियाएं हैं पौधे के अंदर वो बेहतर ढंग से होती हैं और निश्चित रूप से अगर दैहिकीय क्रिया बेहतर ढंग से होगी तो बढ़वार अच्छी होगी, उत्पादन अधिक होगा। समस्त जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे फोटोसिंथेसिस की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, तो बेहतर ढंग से होंगी तो हमारी बढ़वार अच्छी होगी और पैदावार अधिक होगा। इसके अलावा और जो अगर हम लैब में टेस्टिंग की बात करते हैं तो जिंक सल्फेट जिंक की मात्रा की कमी हम लैब में भी पता कर सकते हैं पत्तियों में। जब इसकी मात्रा 10 ppm से कम पाई जाती है तो हम कहते हैं कि पौधे में जिंक की मात्रा
कम है। और अगर पौधे में कम है तो अल्टीमेटली हमारे सॉइल में भी इसकी मात्रा कम होगी। तो जब कभी इस तरह के आपके खेत में लक्षण दिखाई देते हैं और या टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि हमारे उसमें जिंक की कमी है, तो ऐसे में आपको अगर बुआई के समय में आपने नहीं दिया है जिंक सल्फेट, तो आप 0.5% जिंक सल्फेट का पर्डी छिड़काव करके 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 या 3 बार छिड़काव करके आप इस कमी को दूर कर सकते हैं जिंक सल्फेट के जी। इसके अलावा और जो पोषक आप जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करते हैं तो हुआ आयरन जी। लौह जो होता है एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। जनरली ये हमारे गन्ने में रस की गुणवत्ता पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, रस की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है और चीनी में परता में भी वृद्धि होता है और हमारा जो प्लांट है ज़्यादा लस ग्रीन भी दिखता है। अच्छा, ग्रीनिश रहता है। और अमूमन जो आयरन की बात की जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश के सॉइल में आयरन की कमी नहीं देखी गई है और नहीं इसकी कमी के लक्षण कहीं दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सॉइल में आयरन की मात्रा पर्याप्त होती है। अगर फिर भी अगर इसकी कमी के लक्षण की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक सॉइल में अगर कहीं पे कमी है जी, तो बहुत तरह के सॉइल होते हैं, जैसे कि कहीं रेड सॉइल है, कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं दोमी सॉइल है, चिकनी मिट्टी है। तो अलग अलग सॉइल में इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा डिफर करता है। अगर किसी एरिया में या किसी जगह पे अगर आयरन की मात्रा कम है, जिसका पता हम सॉइल टेस्टिंग के जरिए ही पता कर सकते हैं, तब हमारे गन्ने के खेत में इस तरह की कमी के लक्षण प्रतीत होते हैं जी। अब लक्षण की बात करें तो गन्ने की पत्ती में हरी धारी के साथ साथ सफ़ेद धारी पड़ने लगती है। अच्छा, हाँ, लंबवत सफ़ेद धारी पड़ने लगती है, जिसको बाद में क्या होता है, ये पत्ती धीरे धीरे सफ़ेद धारी पड़ने के बाद ये पीली पड़ जाती है पत्ती। अच्छा, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक टर्म दिया जाता है आयरन क्लोरोसिस। अच्छा, आयरन क्लोरोसिस का टर्म दिया गया है इसको जी। तो अमूमन अगर आप जैसे बुआई से 2 महीने बाद इसका अगर सिम्टम नज़र आ जाता है 45 से 60 दिन के अंदर, तो आप इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे कि आयरन की मात्रा कम हुई है। तो इसके लिए क्या उपाय करें किसान भाई? इसके लिए 0.5% फेरस सल्फेट का पर्णी छिड़काव 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2 या 3 बार कर देते हैं, तो इसकी कमी से दूर कर सकते हैं। अब और तत्वों की बात करते हैं तो जैसे कि जिंक हो गया, सूक्ष्म पोषक तत्व में आयरन हो गया। अब बात करते हैं जैसे कापर का क्या रोल है? कापर ये जो होता है, कापर की ये गन्ने की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है जी। और इसे गन्ने में फोटोसिंथेसिस अधिक होती है, गन्ने का स्ट्रेंथ हो जाती है, गन्ना मोटा होता है और गन्ना डॉक्टर हो एक जाता है। चीज ये बताइए कि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, क्या ऐसा भी होता है क्या कि इन पोषक तत्वों की जो कमी होती है, इनकी कमी से क्या ऐसा भी होता है कि किसी बीमारी या कीट को बढ़ावा मिले अगर इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है? डेफिनेटली डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं पोषक तत्वों की, अगर उदाहरण तौर पे देखा जाए तो जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे आयरन में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड या कौन से न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, उस चीज़ को पता करके ही हम उस चीज़ को पता लगा पाते हैं कि क्या बीमारी है। तो डेफिनेटली अगर ये जैसा कि हमने बताया कि जैसे जिंक है, कापर है, मैग्नीज है, ये सब हमारे प्रोटीन के निर्माण में, अमाइनो एसिड के निर्माण में, एंजाइम्स की उत्प्रेरक का काम करते हैं, तो हमारा गन्ना हेल्दी होता है। और अगर जैसे इसका मात्रा कम होता है, जैसे हम जिंक की बात करें, कापर की, जैसे अभी सिलिकॉन की बात कर रहे थे, तो अगर इनकी मात्रा कम होती है तो कीटों का आपतन हो जाता है, पौधा हमारा कमज़ोर होने लगता है, पत्ती पीली पड़ने लगती है।
पत्ती पीली पड़ने से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस कम होता है। ऐसे केस में फफूंदी जनित रोग है या कीटों का आपतन बढ़ जाता है जी। और अगर इनकी मात्रा प्रचुर है हमारे पौधे में तो एक डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करता है, एक बैरियर का काम करता है और इनके आपतन को रोकता है और फफूंदी रोग से भी लड़ने की क्षमता। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं तो पौधे के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी में, इसमें कुछ बढ़ावा होता है? क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जैसे जिंक है, कॉपर है, इनकी बात करते हैं, मैंगनीज की बात करते हैं, तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की शक्ति होती है और डेफिनेटली इसकी अगर प्रचुर मात्रा है तो जो नेचुरल इंसिडेंस होता है जैसे फंगल डिजीज़ होते हैं या कीटों का आपतन होता है, इससे डिफेंस का काम करता है। बिल्कुल। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हम सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं अपने खेत में, अपने गन्ने की फसल में, तो ये कहीं न कहीं हमारे जो अन्य पोषक तत्व हैं उनको उनकी जो ग्रहण क्षमता है उसको बढ़ाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर किसी भी सॉइल में एक तो ये है कि जो अलग अलग तत्वों का अलग अलग रोल है। जैसे कि किसान बंधु क्या करते हैं, नाइट्रोजन का बहुतायत मात्रा में प्रयोग कर देते हैं जी। अगर किसी भी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है तो ये अधिक होने पे सल्फर है या फास्फोरस की मात्रा को जो ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देता है जी। हाँ, तो हम किसान बंधुओं को ये बताना चाहेंगे कि नाइट्रोजन का जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रयोग करें। और इसको जैसे कि हम लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि अगर हमें 180 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो 1/3 भाग बुआई के समय में, 1/3 जर्मिनेशन के बाद और 1/3 टॉप ड्रेसिंग में किले बनने के बाद जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम संतुलित रूप में उर्वरकों का प्रयोग करें जी। और संतुलित रूप में उर्वरकों का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब हम मृदा परीक्षण कराएंगे जी। जब हम सॉइल टेस्टिंग कराएंगे तभी हमको ये पता लगेगा कि हमारे मृदा में किस तत्व की कमी है या किस तत्व की अधिकता है। कमी की दशा में हम उन्हीं तत्वों का प्रयोग करेंगे, तभी हम संतुलित रूप में उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मृदा परीक्षण नहीं कराते हैं तो हमें ये जानकारी नहीं होती है, हम अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग किए जाते हैं। तो मृदा परीक्षण कराएं, साथ ही साथ कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग अपनी मृदा में अवश्य करें। जो संस्तुतियाँ हैं, 50 क्विंटल प्रेसमड या 100 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद या 25 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग आप अवश्य करें अपनी मृदा में। अगर हमें अपनी मृदा को बचाना है, मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो निश्चित रूप से कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। तभी हम लंबे समय तक खेती की बात कर सकते हैं, लंबे समय तक खेती की परिकल्पना कर सकते हैं और बेहतर उपज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब हम उनके प्रश्न ले लेते हैं। कुवेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर जी नमस्कार, हमें सिंगल बट कटर के बारे में बताएं, ये कहाँ से मिलेगा? कुवेंद्र सिंह जी, ये सिंगल बट कटर अभी हमने पिछले कार्यक्रम में दिखाया था। ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहाँपुर लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे तेलीबाग में यह संस्थान है, वहाँ से ये आपको प्राप्त हो जाएगा। मलक चीमा जी पूछ रहे हैं कि सामान्य तौर पर 1 हेक्टेयर गन्ने में कौन कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा देनी चाहिए जहां मृदा की जांच होना संभव नहीं है? बड़ा सही प्रश्न है। मान लीजिए कि अगर किन्हीं कारणोंवश आप मृदा परीक्षण नहीं करा पाए हैं, आपकी मृदा की जांच नहीं हो पाई है, तो जो उत्तर प्रदेश के लिए सामान्य संस्तुतियाँ हैं 1 हेक्टेयर गन्ने के लिए, बसंतकालीन गन्ने के लिए जो संस्तुति है, बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है और जो संस्तुतियाँ हैं वो नत्रजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम, जिसमें नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय
और बाकी फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा हम बुआई के समय देते हैं। शेष जो 2/3 मात्रा नाइट्रोजन की है उसे खड़ी फसल में हमें जून तक अवश्य दे देना चाहिए। ये हमारी 1 हेक्टेयर के लिए संतुलित मात्रा है। मुझे लगता है मलक सिंह जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। विनोद कुमार यादव जी कह रहे हैं वेरी गुड सर, धन्यवाद। सोनू सिंह तोमर जी कह रहे हैं संजीव पाठक जी आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आपका यह कदम सराहनीय है, हम गन्ना किसानों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। धन्यवाद सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा प्रयास है बल्कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का और यहाँ के हमारे निदेशक महोदय हैं और जो कि चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के मुखिया हैं आदरणीय श्री संजय आर भूसरेड्डी जी का ये प्रयास है कि गन्ना किसान खुशहाल रहे, हर गन्ना किसान तक, एक गन्ना किसान तक जानकारी अपडेट रहे। उसी कदम में ये प्रयास है कि आप लोग अपडेट रहें। अभी और भी कई ऐसी जो हैं तकनीकी जिसके माध्यम से हम आपको जोड़ सकते हैं, जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप अपडेट रहें, हर जानकारी से अपडेट रहें। क्योंकि मोबाइल आज के ज़माने में आप देखिए कि कम्युनिकेशन, संचार का एक बेहतर माध्यम है और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हर परिवार ही नहीं बल्कि हर हाथ में मोबाइल है। तो हमें ऐसे तकनीकी पे जाना होगा, ऐसे माध्यमों पर जाना होगा जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें और यह एक बेहतर माध्यम है जिसके तहत हम आपसे जुड़ते हैं। अश्वनी प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर 238 गन्ने में पक्का बोइंग की समस्या आती है, हर एक खेत में ऐसा होता है। बिल्कुल 0238 में जो मानसून काल है उसमें पक्का बोइंग की समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में पक्का बोइंग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का छिड़काव करके 15 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव अगर आप कर देते हैं तो इससे पक्का बोइंग से आपको छुटकारा मिल सकता है और नियंत्रण कर सकते हैं। प्रमोद शर्मा सारस्वत जी कह रहे हैं सर 14201 का बीज कैसे प्राप्त होगा। प्रमोद जी 14201 जो किस्म है कोलख 14201 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा ये विकसित है, लेकिन चूँकि अभी हाल ही में यह किस्म रिलीज हुई है तो इसका बीज बहुत ही कम मात्रा में है। इसका बीज शोध संस्थानों पे हमारे शाहजहाँपुर ही इसका जो मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है और फरवरी में प्रयास किया जाएगा कि ये कुछ इसका वितरण किया जाए। लेकिन इसके बारे में, बीज के बारे में विस्तार से एक कार्यक्रम में हम अगले कार्यक्रम में निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे अपने कि इसके बारे में एक विस्तार से अपनी योजना के बारे में बताएंगे कि किस वैरायटी का बीज बसंत काल में मिल पाएगा और किस माध्यम से मिलेगा। उसके बारे में विस्तार से आप सभी लोगों को जानकारी दी जाएगी। आप लोग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। शिव मोहन वर्मा जी कह रहे हैं वेरी गुड सर, धन्यवाद। अनुराग चौधरी जी जुड़े हुए हैं, पाठक सर गन्ने की नर्सरी के बारे में आपसे कुछ, ये कट कई बार आगे चला जाता है, ये आपसे कुछ विस्तृत जानकारी लेनी है सर। आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। व्हाट्सएप नंबर मेरा, ये जो आप फेसबुक लाइव पेज देख रहे हैं उस पर नंबर मेरा है, आप उस पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। दविंदर धामा जी कह रहे हैं सर अभी जो खेती हो रही है उसमें अच्छी टिलरिंग का क्या करें। टिलरिंग देखिए अभी जो दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, टेम्परेचर कम होने पे गन्ने की बढ़वार भी रुक जाती है और टिलरिंग भी प्रभावित होती है। तो जैसे ही तापमान में वृद्धि होगी 15 जनवरी के बाद टिलरिंग होने लगेगी। उसके लिए आप जो ऑटम प्लांटिंग है उसके लिए आप परेशान ना हो। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं लोगों के। लोकेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सिंगल बड कटर के बारे में, इसके बारे में जानकारी आपको बता दिया है हमने। जिन लोगों के प्रश्न छूट गए हैं हम उस पर फेसबुक पे आपको उसमें रिप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप सभी लोग कार्यक्रम से जुड़ते हैं जिससे हमें एक हौसला मिलता है, आपके जुड़ने से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और जानकारी प्राप्त करिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।